स्वागत है आप सभी का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है। हम जो है संसद का टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे और अभी तक हमारे हो चुके हैं 7 भाग और आज जो है मित्रों हमारा ये संसद का टॉपिक का जो 8वां भाग है। और जितने भी नए व्यूअर्स या पुराने व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियोज़ को, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी संसद के जो है भाग बनते जा रहे हैं उन सभी को आप जो है बार बार रिवीजन करते रहिए। जब भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा हम संसद के टॉपिक का यानी कि संसद के टॉपिक से संबंधित जो है क्वेश्चन मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तो फ्रेंड्स आप जो है बार बार इन टॉपिक्स को रिवीजन करते रहिए। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है, तभी मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आज जो चर्चा करेंगे वो मैं आपको जो है यानी आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो मैं बताऊं। तो देखिए संसद में कैसे कानून बनेगा वो सारी प्रक्रिया आज हम जानेंगे, ठीक है। और मित्रों आपको जानना भी चाहिए कि संसद में जो है कानून कैसे बनता है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे तो कह रहे हैं संसद में पेश होने वाले विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, यानी यहाँ से पढ़ें विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है। प्रत्येक सदन में हर विधेयक समान चरणों के माध्यम से पारित होता है। यानी फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो जो है दोनों सदनों में चलती है, ठीक है। लोकसभा में भी कानून बनता है और राज्यसभा में भी। और आगे कहता है कि दोनों सदनों में जो है कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना वो जो है समान होती है, ठीक है। कह रहा है विधेयक जो है 2 तरह के होते हैं, एक तो सरकारी और एक गैर सरकारी। मित्रों मैंने पिछले ही लेक्चर में मैंने आपके फिर जो है डिस्कस किया था और आज फिर ये बात आ गई कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक कौन सा होता है। तो देखिए जो मंत्री यानी जिस मंत्री के द्वारा विधेयक लाया जाएगा वो होता है सरकारी विधेयक, और जो विधेयक बिना मंत्री के लाया जाता है यानी जो कोई व्यक्ति मंत्री नहीं है और सदन का सदस्य तो है लेकिन वो अगर कोई विधेयक लेकर के आता है उसको कहते हैं हम गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। तो ये कहता है कि जो विधेयक होते हैं ना उनको 2 भागों में बांटते हैं, एक तो होता है गैर सरकारी और एक होता है सरकारी, ठीक है। और मित्रों अगर हम आज जो है डिटेल से अगर इसके बारे में डिस्कशन करें कि सरकारी विधेयक क्या होता है और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है तो जो है विस्तृत रूप से मैं आपको जो है बता दूं। और जो है इसके अंदर जो है यहाँ पे अंतर भी बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं सरकारी विधेयक के बारे में कि इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। मित्रों मैंने अभी आपको बताया कि जो मंत्री मान लीजिए कोई व्यक्ति यानी अगर कोई विधेयक किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है उसको कहते हैं हम सरकारी विधेयक। अगर कोई विधेयक बिना मंत्री के लाया जाता है उसको कहते हैं हम गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। यह सरकार की नीतियों को बताता है, यानी मंत्री अगर कोई विधेयक लेकर के आएगा तो वो सरकार की नीतियों को बताने के लिए तो लेकर के आएगा ना कि हम जो है यानी हम जो है इस कानून का निर्माण करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो सरकारी विधेयक लेकर के आ रहे हैं। और जो गैर सरकारी विधेयक होता है ना वो सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल लेकर के आता है। यानी ज़्यादातर जो गैर सरकारी विधेयक लाते हैं ना वो कौन लाते हैं, विपक्षी दल के द्वारा, विपक्षी पार्टी के द्वारा लाए जाते हैं। और आगे कहता है संसद द्वारा इसके पारित होने की पूरी उम्मीद होती है। यानी मित्रों सरकारी विधेयक के बारे में कह रहा है कि जो सरकारी विधेयक होता है ना उसको जो है उम्मीद होती है किसकी पारित होने की, यानी संसद उसको पारित कर ही देगी, ये मानकर चलते हैं कौन, जो सरकारी विधेयक जो मंत्री लेकर के आते हैं और जो सत्ताधारी पार्टी होती है, ठीक है। और आगे कहता है कि संसद में पारित होने की कम उम्मीद होती है, यानी गैर सरकारी विधेयक है विपक्षी पार्टी लेकर के आ रही है तो उसके पारित होने की जो है संसद में कम ही उम्मीद होती है। आगे कह रहा है सदन के द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, इसके अस्वीकृत होने पर सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मित्रों सरकारी विधेयक के बारे में ये कह रहा है कि सदन अगर मान लो उस विधेयक को अस्वीकृत कर दे, ठीक है, तो सरकार उसको जो है सदन को इस्तीफा यानी सरकार को इस्तीफा फिर देना पड़ सकता है। लेकिन गैर सरकारी विधेयक अगर मान लीजिए अस्वीकृत कर दिया जाए तो जो है इससे किसी भी प्रकार का जो है प्रभाव नहीं पड़ता। और मित्रों आगे ये कह रहा है कि सदन में पेश करने के लिए इसे 7 दिन का नोटिस देना चाहिए और गैर सरकारी विधेयक को सदन में पेश करने के लिए 1 माह का नोटिस देना चाहिए। यानी अगर मान लो कोई मंत्री जो है सरकारी विधेयक लेकर के आ रहा है तो 7 दिन पहले उसको बताना होगा सदन को, ठीक है। और मान लो अगर कोई गैर सरकारी विधेयक किसी गैर सरकारी व्यक्ति के द्वारा लाया जा रहा है तो उसको बताने के लिए कम से कम आपको 1 महीने का समय सदन को देना होगा, यानी सदन को 1 महीने पहले आपको बताना होगा। आगे कहता है सरकारी विधेयक इसे संबंधित विभाग के द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है, ठीक है। और गैर सरकारी विधेयक इसका निर्माण सदस्य की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको चर्चा की विस्तृत रूप से सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के बारे में अंतर बताया। और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं संसद में कानून बनने की प्रक्रिया, ठीक है। तो ध्यान से आप सुनिएगा। तो कह रहा है कि संसद में प्रस्तुत विधेयक को हम 4 भागों में बांटते हैं। मित्रों जो विधेयक होते हैं, जो बिल लाए जाते हैं सदन में,
उसको हम जो 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? कह रहा है कि साधारण विधेयक जो वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित होते हैं। मित्रों, जो विधेयक यानी जो बिल पैसों से संबंधित नहीं है, जो विधेयक जो है किसी भी वित्तीय मामलों से संबंधित नहीं है, वो विधेयक साधारण विधेयक कहलाता है। आप इस बात को समझो। धन विधेयक कौन सा होता है? कह रहा है जो विधेयक वित्तीय विषयों और करारोपण लोक व्यय से संबंधित है। यानी मित्रों, दूसरा विधेयक कह रहा है कि धन विधेयक के बारे में, यानी जो है दूसरा हम धन विधेयक जो है बांटते हैं, यानी धन विधेयक के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि जो विधेयक वित्तीय मामलों से संबंधित होगा, ठीक है, कोई टैक्स हम लगा रहे हैं या फिर कोई जो है हम पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उससे संबंधित अगर कोई हम विधेयक लेकर के आते हैं, उसको हम क्या क्या कहते हैं? उसको हम धन विधेयक कहते हैं। और मित्रों, आपको बताऊं, इसका जो है हमने जो वर्णन किया ना संविधान के, वो हमने किया है संविधान के अनुच्छेद 110 में। और आगे मित्रों बात की जाती है वित्त विधेयक के बारे में, यानी तीसरा प्रकार का विधेयक बताया जा रहा है कि वित्त विधेयक, ये विधेयक भी वित्तीय विषयों से ही संबंधित होते हैं, परंतु धन विधेयक से भिन्न होते हैं। मित्रों, विस्तृत रूप से तो हम जो है अभी यानी कि आगे के लेक्चर में चर्चा करेंगे ही, लेकिन ये कह रहा है कि जो एक तो धन विधेयक होता है और एक वित्त विधेयक होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों में अंतर होता है, ठीक है। वित्त विधेयक भी वित्तीय मामलों से ही संबंधित होता है। आप यहाँ पे जो है संक्षेप में इतना समझ लीजिए, लेकिन विस्तृत रूप से आगे हम जो है चर्चा करेंगे। और ये एक विधेयक यहाँ बताया जा रहा है संविधान संशोधन विधेयक, यानी कह रहा है कि ये विधेयक संविधान के उपबंधों में संशोधन से संबंधित होते हैं। मित्रों, मैंने जो है संविधान संशोधन के बारे में विस्तृत रूप से जो है चर्चा कर ली है आपसे, ठीक है। उसका लेक्चर जो है मेरे चैनल पर अलग से पड़ा हुआ है। संविधान का मैंने जो है अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो उसमें आप जो है जाकर के देख सकते हैं। संविधान के यानी संविधान से संबंधित जितने भी टॉपिक है ना, वो सभी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में मैं आपको करवा चुका हूँ। तो उसी की बात यहाँ पे कही जा रही है कि संविधान संशोधन विधेयक भी होता है जो संविधान में संशोधन करने के लिए हम लेकर के आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत मित्रों ये लाया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे बिल जो है एक कानून बनेगा। तो देखिए, कह रहा है प्रत्येक साधारण विधेयक सामिदी पुस्तक में स्थान लेने से पूर्व 5 चरणों से गुजरता है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कोई भी जो बिल होता है वो कानून बनने से पहले जो है 5 चरणों से उसको गुजरना पड़ेगा। कौन कौन सा? कह रहा है पहला जो है प्रथम पाठन की यहाँ बात की जाती है। कह रहा है साधारण विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधेयक मंत्री या सदस्य किसी के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जब कोई सदन सदस्य में यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे पहले सदन को इसकी अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। मित्रों, अभी मैंने आपसे चर्चा की थी सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के बारे में। तो मैंने बताया सरकारी विधेयक अगर कोई मंत्री ला रहा है उसको 7 दिन का पहले समय देना होगा सदन को, 7 दिन पहले उसको बताना होगा, ठीक है। गैर सरकारी सदस्य अगर कोई विधेयक ला रहा है सदन में तो उसको 1 महीने पहले सदन को बताना होगा। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है कि क्या होता है कि अगर हमें जो है सदन में कोई विधेयक लाना होता है तो उस विधेयक के बारे में हम जो है सदन को पहले बताते हैं। और यहाँ पे वही समय की बात की जा रही है कि विधेयक अगर मंत्री ला रहा है, ठीक है, विधेयक अगर मंत्री के द्वारा लाया जाता है तो उसको जो है सदन को पहले बताना पड़ता है, ठीक है। आगे कहता है इस चरण में विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती, बाद में इस विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। मित्रों, प्रथम पाठन जो होगा ना, आप उसमें इतना समझ लो कि जो है इसमें क्या होता है, जो सदस्य होता है यानी जो भी व्यक्ति होता है वो जो है इस चरण में विधेयक लाता है, ठीक है। और उस विधेयक को हम जो है भारत का जो गजट है, ठीक है, उस गजट में हम उसको प्रकाशित कर लेते हैं। और इस चरण में हम जो किसी भी प्रकार की इसमें चर्चा नहीं करते। और कहता है विधेयक का प्रस्तुतिकरण और उसको राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम पाठन कहलाता है। मित्रों, उस विधेयक को हमने भारत के गजट यानी गजट ऑफ इंडिया में हमने उसको जो है डाल दिया, प्रकाशित कर दिया, तो बस यही जो है प्रथम पाठन है। आप बस जो है इतना सा यहाँ समझ लीजिए। अब मित्रों स्टार्ट हो रहा है दूसरा पाठन। तो कह रहा है इस चरण में विधेयक की न केवल सामान्य बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है। मित्रों, बिल पर जितनी भी हमें चर्चा करनी है, यानी एक एक प्रावधान पर एक एक जो है जो सेक्शन है उसके ऊपर हमें जो जितनी भी चर्चा करनी होगी वो हम चर्चा करेंगे दूसरे पाठन में, ठीक है। और इस तरह में हम जो है विधेयक को अंतिम रूप भी देते हैं। मित्रों, विधेयक में कौन कौन से कानून यानी विधेयक में कौन कौन से प्रावधान शामिल होंगे, तो वो सभी प्रावधान जो है हम शामिल करेंगे, क्या किसी प्रावधान को हम हटाएंगे, तो ये सभी जो है चर्चाएं हम इसी द्वितीय पाठन में कर लेते हैं। और विधेयक जो अंतिम बन भी जाता है, यानी विधेयक में कौन सा जो है प्रावधान होगा कौन सा नहीं होगा, तो ये सभी काम हम द्वितीय पाठन में करते हैं। और कह रहा है इस विधेयक में 3 चरण होते हैं। कौन सा? साधारण बहस की अवस्था, समिति और जांच एवं विचारणीय अवस्था। कह रहा है साधारण बहस की हमें बात की जा रही है कि इस चरण में यानी द्वितीय चरण में हम जो है विस्तृत रूप से किसी बिल पर समीक्षा कर रहे हैं, किसी बिल पर जो है हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम जो है
3 चरणों के माध्यम से उस पर चर्चा करेंगे। कह रहा है साधारण बहस करेंगे, विधेयक की छपी हुई प्रतियां सभी सदस्यों को दे दी जाएगी। यानी मित्रों जब सदन में बिल आया और जब बिल आया तो उसको हमने पहले चरण में क्या किया, हमने गजट ऑफ इंडिया में उसको जो है प्रकाशित कर दिया। ठीक है, अब दूसरे चरण में क्या करेंगे, हम जो भी बिल है ना उसको जो है बिल की फोटोकॉपी कर ली जाएगी और जितने भी सदन में सदस्य हैं, जिस भी सदन में हम बिल लेकर के आ रहे हैं, उस सदन के जितने भी सदस्य हैं उनको जो है उस बिल की हम जो है कॉपी दे देंगे। ठीक है, आप इस बात को समझो। कॉपी दे दी हमने उसको, कॉपी हमने उसको उसके यानी उन सदस्यों के हाथों में हमने कॉपी वितरित कर दी। फिर कह रहा है सामान्यतः विधेयक के सिद्धांत और उपबंधों पर चर्चा की जाती है। यानी मित्रों फिर जो है इसके जो विधेयक है उस विधेयक के जो जितने भी उपबंध हैं, ठीक है, जितने भी उसके अंदर हमने जो प्रावधान किए हैं उन पर जो है यहाँ पे चर्चा की जाएगी। फिर कह रहा है लेकिन विधेयक पर विस्तार से विचार विमर्श नहीं किया जाता है। और मित्रों अगर हम बात करें तो कह रहा है कि इस चरण में संसद निम्न 4 में से कोई कदम उठा सकती है। कौन सा? इस पर तुरंत चर्चा कर सकती है, प्रवर समिति को सौंप सकती है, या संयुक्त बैठक को सौंप सकती है, या फिर जनता के विचार के लिए भी उसको जो है सार्वजनिक की कर सकती है। यानी मित्रों जब वो विधेयक ला रहा है तो उस विधेयक को जो है हम 4 प्रकार से कोई कदम उठा सकते हैं। या तो जो है हम उस पर हम जो है तुरंत चर्चा कर लें, या हम उस विधेयक को जो है प्रवर समिति को सौंप दें। प्रवर समिति क्या होती है इसके बारे में हम जो चर्चा करेंगे आगे। कह रहा है या तो हम उस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दें, या हम जो है दोनों सदनों की जो संयुक्त समिति है, ठीक है, जॉइंट कमेटी जेपीसी, तो उसको हम जो है उस जो बिल है उसको सौंप दें, या फिर हम जो है उस पर विचार करने के लिए सार्वजनिक उस विधेयक को कर दें। और कह रहा है प्रवर समिति में उस सदन के सदस्य शामिल होते हैं जहां विधेयक लाया गया था, और संयुक्त समिति में दोनों सदनों के। यानी मित्रों प्रवर समिति के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले, यानी सेलेक्ट कमेटी, यानी प्रवर समिति को सेलेक्ट कमेटी भी कहते हैं, तो अगर सेलेक्ट कमेटी के बारे में आपसे अगर कोई पूछे कि उसमें कौन सदस्य होते हैं, तो आप ये उत्तर दीजिए कि जिस भी सदन में हम जो है बिल लेकर के आ रहे हैं उस सदन के सदस्य उस सेलेक्ट कमेटी में शामिल होते हैं, और जो जॉइंट कमेटी होती है उस जॉइंट कमेटी में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे कहता है समिति अवस्था, यानी दूसरे पाटन की दूसरी अवस्था में हम क्या करेंगे। कह रहा है विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति को सौंप देते हैं, और यह समिति क्या करती है, प्रत्येक खंड पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करती है, और उसमें जो है मूल यानी कि लेकिन उसके जो मूल विषय है उसमें परिवर्तन नहीं करेगी। यानी मित्रों फिर हम क्या करेंगे कि जो विधेयक है उसको हम सौंप देंगे प्रवर समिति को। ठीक है, प्रवर समिति क्या करेंगी, जितना भी प्रावधान उसके उस विधेयक पर जो है डिटेल से वहाँ पे चर्चा करेगी। फिर करेगी तीसरा कह रहा है विचार विमर्श करेगा। यानी प्रवर समिति से विधेयक प्राप्त होने के उपरांत सदन द्वारा भी विधेयक के समस्त उपबंधों पर समीक्षा की जाती है। विधेयक के प्रत्येक उपबंध पर खंडवार चर्चा और मतदान होता है। इस अवस्था में सदस्य संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और यदि संशोधन स्वीकार हो जाए तो विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि प्रवर समिति ने मान लीजिए बिल पर चर्चा कर ली, ठीक है, अब वो बिल प्रवर समिति से निकल के आया और कहाँ पहुँचा, सदन में। तो ये कह रहा है कि सदन भी फिर उसका जो प्रावधान है जितने भी उस पर जो है डिटेल से चर्चा करेंगे, और डिटेल से चर्चा करने के बाद उस बिल पर यानी हम मतदान करेंगे। ठीक है, और अगर हम उस जो यानी मान लीजिए किसी भी यानी कोई भी बिल था, ठीक है, अगर उस बिल में कोई ऐसा प्रावधान था उस पर जो है यानी उस बिल के उस प्रावधान को हम हटाना चाहते हैं, या उसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं, तो उस पर जो है हम उस सदन में फिर चर्चा भी करते हैं। ठीक है, उस विशेष प्रावधान पर करते हैं मित्रों। ठीक है, आप इस बात को समझ लीजिए। और अगर यानी कह रहा है ना कि इस अवस्था में सदस्य संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और यदि संशोधन स्वीकार हो जाए तो विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तीसरे पाठन की, यानी तीसरा चरण जो है बिल बनने में बताया जा रहा है। तृतीय पाठन में कह रहे हैं इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार और अस्वीकार करते हैं, और विधेयक पर कोई संशोधन नहीं करते। यदि सदन का बहुमत इसे पारित कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है, और इस उपरांत सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा विधेयक पर विचार और स्वीकृति के लिए दूसरा सदन में भेजा जाता है। यानी मित्रों पहला चरण पूरा हुआ, हमने जो है विधेयक को भारतीय गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित कर दिया। ठीक है, दूसरा चरण आया। दूसरे चरण में हमने क्या किया, विधेयक की फोटोकॉपी करवाई, और फोटोकॉपी करवा के सदन के जितने भी सदस्य थे उन सभी सदस्यों को हमने बिल दे दिया, यानी बिल की जो फोटोकॉपी थी वो हमने दे दी। ठीक है, अब उसमें क्या करें कि हम जो है फिर क्या करेंगे, वो बिल है ना, या तो हम उसको दे देंगे सिलेक्ट कमेटी को, या हम उसको देंगे जॉइंट कमेटी को, यानी जेपीसी जो होती है संयुक्त समिति, या हम जो उस समिति को देंगे। ठीक है, समिति उस पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेगी। ठीक है, प्रत्येक खंड पर उस पर चर्चा करेगी। चर्चा कर ली उसने, चर्चा करने के बाद उसने क्या किया, बिल को वापस दे दिया जो है सदन को। ठीक है, जिस भी सदन में बिल लाया गया था। ठीक है, अब वो बिल जो है उस समिति ने सदन को दे दिया। अब सदन क्या करेगा, सदन को भी यह अधिकार, यानी सदन भी उस बिल के प्रत्येक प्रोविजन पर जो है चर्चा करेगा। ठीक है,
अगर कोई सदन ये चाहे, यानी अगर सदन का कोई सदस्य ये चाहेगा कि मुझे जो है ये इस बिल का ये जो प्रावधान है मुझे गलत लगा, मैं इसमें कुछ संशोधन करना चाहता हूँ, तो वो उसमें संशोधन कर देगा। ठीक है, आप इस बात को समझो। यानी कि संशोधन के लिए मतदान होगा, और मतदान अगर पास हो गया ना तो फिर वो संशोधन भी हो जाएगा उसमें। ठीक है, अब संशोधन हो गया। अब क्या करेंगे, तीसरे पाठन में हम जो है जो बिल है उसको जो है स्वीकार या अस्वीकार करेंगे, यानी या तो हम उसको स्वीकार करेंगे या हम उसको जो है पारित नहीं करेंगे। ठीक है, और हम उसको जो है इस चरण में जो है हम जो है किसी भी प्रकार का उसमें कोई संशोधन नहीं करते हैं। हम दूसरे चरण में कोई अगर में संशोधन करना है तो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब मान लो तीसरे चरण में बिल पारित हो गया। ठीक है, पारित हो गया बिल, सदन ने पारित कर दिया, एक सदन ने उसको पारित कर दिया, तो फिर ये करें कि जो सदन का पीठासीन अधिकारी है ना, जिस सदन में बिल लाए थे, वो सदन का पीठासीन अधिकारी क्या करेगा, उस बिल को देगा दूसरे सदन को। ठीक है, दूसरे सदन में बिल गया, और दूसरे सदन में बिल जाएगा ना, तो दूसरे सदन में बिल जाने के बाद चौथा चरण जो होगा वो चौथा चरण ही यही है कि दूसरे सदन में विधेयक कैसे पास होगा। तो बताया जा रहा है कि दूसरा सदन में होगा कैसे पास, कह रहा है एक सदन से पारित होने के उपरांत दूसरे सदन में भी विधेयक का प्रथम और द्वितीय और तृतीय पाठन होता है, और इस संबंध में दूसरे सदन के पास 4 विकल्प भी होते हैं। यानी मित्रों, जो चरण यानी 1, 2 और 3 चरण हमने अभी आपसे चर्चा की, तो वो तीनों चरण भी दूसरे सदन में चलेंगे। यानी पहले चरण में जैसे पास हुआ वैसे ही दूसरे चरण में भी जो बिल है वो पास होगा। ठीक है, और जो दूसरा सदन है उसके पास उस बिल के संबंध में कौन कौन से जो है विकल्प होंगे, तो ये कह रहा है उस विधेयक को वो जो है सदन जो है उसी रूप से पारित करके भेज सकता है, यानी यह विधेयक को उसी रूप में पारित कर प्रथम सदन को भेज सकता है। यानी मित्रों, जो बिल सदन ने भेजा दूसरे सदन को, वो दूसरा सदन उसी स्थिति में उस बिल को पारित कर सकता है। यानी मित्रों, वो कोई भी उसमें संशोधन नहीं करेगा। दूसरा कह रहा है उस विधेयक को संशोधन के साथ पारित करके प्रथम सदन को पुनः विचार देता है। यानी मित्रों, कोई संशोधन करेगा और संशोधन करने के बाद वो जो है प्रथम सदन को उसको भेज देगा, यानी जिस सदन ने उसको बिल भेजा उस सदन को वो वापस बिल भेज देगा। तीसरा कह रहा है यह विधेयक को अस्वीकार कर देगा, यानी मित्रों उसने जो है उस बिल को जो है अस्वीकार कर दिया, यानी उसको स्वीकार नहीं किया। ठीक है, चौथा कह रहा है यह विधेयक पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करके उसे लंबित कर दे, यानी मित्रों उस सदन ने क्या किया, उस बिल को अपने पास जो है पटके रखा। ठीक है, वो पड़ा रहा उसके पास बिल, उसने कोई काम जो है कार्रवाई नहीं की, तो वो बिल जो है फिर वो लंबित हो जाएगा। ठीक है, ये 4 उसके पास विकल्प हैं दूसरे सदन के पास। अब क्या किया, मान लो कि वो सदन जो था उसने जो है उस बिल को पास कर दिया। ठीक है, अब वो बिल पास हो गया, तो आप ऐसा समझिए कि वो बिल अब जाएगा कहाँ, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति उसको जो है लेनी होगी। तो कह रहे हैं सदन के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस समय राष्ट्रपति के समक्ष 3 विकल्प होते हैं। यानी फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के पास बिल भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के पास भी हमने जो है 3 ऑप्शन दिए हैं। या तो राष्ट्रपति जो है उसको पास कर देंगे, यानी या तो उसको स्वीकृति दे देंगे, या उसको जो अपने पास रोक कर रख लेंगे, या फिर वो जो है पुनर्विचार के लिए उसको भेज देंगे। यानी मित्रों, सदन को जो है पुनर्विचार करने के लिए भेज देंगे कि आप जो भैया बिल लेकर के आए हो उस पर एक बार जो है फिर से सोच लो कि आपने जो बिल लाया है वो सही है या गलत है, या जो प्रावधान आपने किए हैं वो प्रावधान जो है जनता के लिए सही होंगे या गलत होंगे, तो आप जो है भैया एक बार इस पर जो है पुनः विचार कर लो। तो ये 3 प्रावधान जो हमने उसको दिए हैं, किसको, राष्ट्रपति को। और फ्रेंड्स आगे ये कहते हैं कि यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो फिर अधिनियम बन जाता है और वह कानून बन जाता है। ठीक है, अगर मान लो राष्ट्रपति ने उसको पास कर दिया तो फिर वो कानून बन गया, ऐसे कानून बनता है। ठीक है, और अगर मान लो राष्ट्रपति ने उसको जो है पास नहीं किया तो फिर वो बिल ही समाप्त हो जाता है। आप इस बात को समझ लीजिए, राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो बिल को समाप्त कर सकता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के हेतु सदन को वापस भेजता है और सदन संशोधन के बिना या संशोधन करके राष्ट्रपति को दोबारा भेजे तो राष्ट्रपति इस पर जो है सहमति देने के लिए बाध्य होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति वास्तव में निलंबनकारी वीटो का ही प्रयोग कर सकता है। यानी मित्रों, मैंने जो है आपको जब हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक हुआ मैंने आपको डिटेल से चर्चा की, एक एक प्रावधान पर मैंने आपको विस्तृत रूप से समझाया था, और मैंने वीटो शक्तियों की वहाँ बात की थी, और उसमें भी मैंने आपसे बताया था कि अगर मान लो कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के समक्ष लाया जा रहा है तो कौन कौन से उसके जो है उसके पास जो है कौन कौन से विकल्प होते हैं, मैंने आपको बताया था संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। उसी समय मैंने आपको चर्चा की थी। और जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो है भैया एक बार जाकर के पुनः राष्ट्रपति के जो चैप्टर हैं उसको आप जो है बार बार देखिए, और वीटो शक्तियाँ और जितने भी प्रावधान हैं, एक एक लेक्चर मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझिए। तो उसी में मैंने बताया था कि जो निलंबनकारी वीटो होता है ना, उसी का प्रयोग जो है राष्ट्रपति क्यों करता है, उसका प्रयोग राष्ट्रपति इसलिए ही करता है बिल को देरी करने के लिए। मित्रों उसमें मैंने आपको समझाया था, निलंबन का शब्द बताया था कि निलंबन का शब्द का मतलब ही यह होता है, निलंबन का मतलब होता है देरी करना। तो इस वीटो के माध्यम से राष्ट्रपति क्या करते हैं कि राष्ट्रपति जो है किसी बिल को जो है पास करने में देरी करते हैं।
तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि राष्ट्रपति क्या करेगा कि अगर मान लो ये वहाँ पे कह रहे थे कि मान लो राष्ट्रपति ने क्या किया, एक तो बिल पास कर दिया तो कानून बन गया, अगर वो राष्ट्रपति ने बिल को पास नहीं किया तो वो कानून नहीं बना। और दूसरा बात, तीसरी बात यहाँ पे यही कही जा रही है कि मान लो राष्ट्रपति ने क्या किया, उस बिल को जो वापस लौटा दिया सदन को, ठीक है, अगर वो धन विधेयक नहीं था तो, ठीक है, तो राष्ट्रपति ने उस विधेयक को वापस लौटा दिया उस सदन को, और उस सदन ने क्या किया, उसमें कुछ संशोधन कर दिया, या फिर उसने कोई भी संशोधन नहीं किया और उसको जो है वापस भेज दिया राष्ट्रपति को, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अब उस बिल पर साइन करना ही होगा। अब राष्ट्रपति के पास कोई भी विकल्प नहीं बचा, ठीक है, राष्ट्रपति को उस पर जो है, यानी राष्ट्रपति को उस बिल पर अपनी सहमति देना बाध्यकारी होगा, वो बाध्य हो गया, अब उसको जो है उस पर साइन करना ही होगा। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करके वो बस केवल देरी कर सकता है, ठीक है, ये बात यहाँ पे कह रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा की कि कैसे एक जो है बिल जो है कानून बनता है, उसके बारे में मैंने आपको आसान से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की। विस्तृत रूप में मैंने आपको बताया कि कैसे हम जो है एक बिल को कानून के रूप में जो है बदल देते हैं, और कैसे राष्ट्रपति के पास कौन कौन से विकल्प होते हैं कि राष्ट्रपति जो बिल को समाप्त भी कर सकता है, उसको पास भी कर सकता है। और हमने इस राष्ट्रपति को ये अधिकार इसलिए दिए ताकि जो है कोई भी जो है संसद बिल लेकर के आती है तो कोई भी बिल जो है यानी कोई भी जो है गलत कानून ना बन सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है यहीं स्टॉप रखते हैं लेक्चर को। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, और अगले लेक्चर में जो हम चर्चा करेंगे वो मैं आपको बता दूं। एक तो हम चर्चा करेंगे धन विधेयक क्या होता है, संविधान का 110 अनुच्छेद जो है उसके बारे में मैंने यानी कई बार हमारे बीच जो है अध्ययन के दौरान संदर्भ आया था धन विधेयक का। तो अब जो है अगले लेक्चर में विस्तृत रूप से मैं आपको बताऊंगा कि धन विधेयक क्या होता है। इसके अलावा जो साधारण विधेयक और धन विधेयक है उनमें जो है अंतर क्या होता है वो भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा वित्त विधेयक जो होता है वो क्या होता है, तो डिटेल से हम जो अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कितना आपने समझा और कितना आपको जो है जो कानून बनता है वो आपको समझ में आया, इन सभी की प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अब जो है फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।